अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूशन टू प्रीवियस लेक्चर अब हम जो है वो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को डिस्कस करने से पहले फ्रेमवर्क की एक बेसिक सी हम डेफिनेशन जो है उस पर नज़र घुमा लें। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि फ्रेमवर्क की डेफिनेशन क्या है, फ्रेमवर्क क्या होता है, तो फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि आप कह लें कि जो एक फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग के लिए कोई एक असेंशियल जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इसका फ्रेमवर्क है। इसी तरह से जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं वो IFRS IAS यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जो है वो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क मौजूद होता है कि भाई इसको देखते हुए आपने जो है वो काम करना है, आपने जो है वो अकाउंट्स इस तरह से प्रिपेयर करने हैं। और ऑडिटर्स ने भी जो है वो इस पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, आइडियाज़, बिलीव्स के हिसाब से फ्रेमवर्क की डेफिनेशन में ये सब आता है। फ्रेमवर्क का मतलब है कोई कोई रूल्स हो, कोई आइडियाज़ हो, कोई बिलीव्स हो, कोई नॉर्म्स हो, जिसके तहत वो ये चेक करेगा ऑडिटर के क्या अकाउंट जो है वो उस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं या नहीं। तो फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर, एक ढांचा, एक सपोर्टिंग रूल, यानी कि यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि एक गाइडलाइन, एक रूल, एक प्रिंसिपल, एक बिलीफ के यार ये बातें करेंगे ना अगर हम, तो हम रिस्क को आराम से मैनेज कर सकेंगे। और रिस्क क्या होता है वो तो हमने देख लिया। ISO, the International Organization for Standardization, is a worldwide federation of national standard bodies. ISO एक इदारा है जो फ्रेमवर्क बनाकर कंपनीज को देता है कि भाई अब आपने अगर अपनी कंपनी में रिस्क को मैनेज करना है तो किस हिसाब से करना है, क्या बातों पर आपका ख्याल होना चाहिए, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। ISO 31000 is an international standard first published in 2009. It provides principles and guidelines for effective risk management. ISO 31000 जिस तरह से IFRS 15 है, IS 9 है, IFRS 9 है, इसी तरह से ISO 31000 एक स्टैंडर्ड है। 2009 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था और इसमें आपको प्रिंसिपल या गाइडलाइंस बताई गई होती हैं कि आपने किन बातों पर अमल करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, ताकि आप अपने इदारे में रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सको। रिस्क यानी कि कोई भी ख़तरा, रिस्क की दो किस्में हमने डिस्कस करी, एक प्योर रिस्क और एक स्पेकुलेटिव रिस्क। रिस्क को मैनेज करने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्टेप्स लेना कि वो रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाए या कम हो जाए या मिनिमाइज हो जाए या कंट्रोल में आ जाए, या टोटली अवॉइड हो जाए। जिस तरह से हमने एग्जांपल ली थी कि भाई अगर आप जो है वो अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट से बचा तो नहीं सकते, यानी कि अगर एक्सीडेंट होगा तो जाहिर सी बात है गाड़ी तो डैमेज होगी, लेकिन आपका जो पैसा जाएगा उस रिस्क को आप बचाने के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर सकते हैं। तो ISO 31000 includes a number of principles that risk management should verify. These principles explain that risk management is effective when it has the following principles. ये कुछ principles इसने जो है वो हमें बताए हैं। Customized risk management process are tailored as per objectives of the organization. इसका मतलब ये है कि जब आप अपने इदारे में रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रोसेस बना रहे होगे कि भाई मुझे अपने इदारे में XYZ रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है, तो वो जो आप पहला प्रिंसिपल फॉलो करोगे ये प्रोसेस बनाने के लिए, वो ये है कि आप कोई स्टैंडर्ड चीज़ों पर नहीं जाओगे बल्कि कस्टमाइज्ड चीज़ों पर जाओगे, क्योंकि हर इदारे के लिए हर बात या हर तरह का रिस्क एक अलग तरह से उसका ख़तरा बनकर आ सकता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले लें कि लेट से अगर आपने लेट से एक मिसाल लेते हैं कि एक बैंक है और उसने अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि चोरी ना हो जाए, तो शायद वो CCTV कैमरा भी इंस्टॉल करे, वो सिक्योरिटी गार्ड भी बुलाए, उसने अपने बैंक की इंश्योरेंस भी की हुई हो, उसने अपने स्टाफ से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी छुपाई हुई हो। लेकिन एक घर है जिसने ये सिक्योर करना है कि उस घर में चोर ना आए, तो शायद वो इतने ज़्यादा जो मेजर्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे जितने एक बैंक के लिए जाएंगे। विच मीन्स कि कोई एक ऐसी बात नहीं है कि आपने 4 चीज़ें कर दी तो आपका रिस्क जो है वो मैनेज हो जाएगा, बल्कि ये एक कस्टमाइज्ड चीज़ होगी। आपने अपने इदारे, कंपनी या जिस जगह का रिस्क मैनेज करना चाह रहे हो उसके हिसाब से उसको मोल्ड करना है। Human and cultural factors. Risk management at each level takes human and cultural factors into account. यानी कि जब आप कोई रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी बनाओगे, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स बनाओगे अपने इदारे में जो फॉलो करने हैं, तो आप इस चीज़ को का ख्याल रखोगे कि लोकल कल्चर क्या है और जो है वो लोगों ह्यूमन एंड कल्चरल फैक्टर यानी कि लोग इस आपकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बात भी देखी जाएगी।
ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि यार हर कल्चर में कुछ चीज़ें बुरी और कुछ चीज़ें अच्छी समझी जाती हैं, तो आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ में ये इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना कि जो चीज़ें बुरी समझी जाती हैं उसको जो है वो हमने अवॉइड करना है। ठीक है जी। और मिसाल के तौर पर आप यूँ कह सकते हैं कि अगर हम बैंक की मिसाल ले रहे हैं, तो अगर कोई कस्टमर वॉक इन कर रहा है तो ऐसा किसी भी बैंक में नहीं होता कि भाई सिक्योरिटी गार्ड जो है ना वो उस कस्टमर के साथ साथ चले जा रहा हो चले जा रहा हो चले जा रहा हो, या चले जा रहा हो और यूँ एज्यूम किया करे वो सिक्योरिटी गार्ड कि ये बंदा या ये कस्टमर जो है वो चोर हो सकता है। ऑब्वियसली ये कल्चर के अगेंस्ट है। ठीक है। सेकेंडली ऐसा हो सकता है कि कुछ कल्चर्स में लेट्स से ख़वातीन जब बैंक में एंटर हो तो उनकी चेकिंग करना जो है वो एक सही बात ना समझी जाती है, और कुछ कल्चर्स में ऐसा होता हो कि कोई भी बैंक में एंटर होगा, चाहे वो किसी भी जेंडर में मेल है फीमेल है, उसकी प्रॉपर बॉडी चेकिंग वगैरह एक्सरसाइज होगी। तो कल्चरल फैक्टर्स आपको ज़रूर 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 अकाउंट फॉर करने हैं कि आप ऐसा ना हो कि कोई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी ऐसी बना लें जो कल्चरली एक्सेप्टेबल ना हो। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपको इसको एज अ सेपरेट कंपोनेंट ट्रीट करना है, बल्कि आपको अपने हर सिस्टम में इसको इंटीग्रेट करना है। आपने इसको अकाउंट्स फंक्शन में, फाइनेंस में, एडमिन में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में इंटीग्रेट करना है। रिस्क किसी भी बात का किसी भी जगह कहीं पे भी हो सकता है। ये एक इदारे का मजबूत पिलर होना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट हो किसी भी इदारे के लिए। बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट, टाइमली, क्लियर एंड अवेलेबल टू रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की एक और बात यह है कि जो रेलेवेंट लोग होंगे उनको आप जो भी इंफॉर्मेशन रिलेट करती है रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से, या जो प्रोसेसेस हैं जो अडॉप्ट करने हैं, जो फॉलो करने हैं, वो वेल कम्युनिकेटेड हो, टाइमली कम्युनिकेशन हुई भी हो, क्लियर हो, अवेलेबल हो। रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को आपने कॉन्फिडेंस में लिया हुआ हो कि भाई XYZ प्रोसेस हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और उसका जो है वो ये फ़ायदा होगा, या ये वाला रिस्क जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ये वाला रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। आपने सबको बताया, वो किसी के लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए। वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन, द पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू क्रिएट एंड प्रोटेक्ट दी वैल्यू। बिल्कुल सही बात है, ये एक जनरल सा पॉइंट था। डायनेमिक रिस्क मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिव टू चेंज, यानी कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती हैं, तब्दील होती जाती हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो आपने अगर एक कोई पॉलिसी बनाई हुई है, कोई रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो सदियों से चला हुआ आ रहा हो। आपने उसको अपग्रेड करते रहना है, एनहेंस करते रहना है, इम्प्रूव करते रहना है, और चेंजेस लेकर आते रहने हैं। एक मिसाल यूँ ले लेते हैं कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए आजकल ये पॉसिबल है कि बॉडी स्कैनिंग या जो है वो आपने कोई एलिमेंट जो अलाउड नहीं है वो अगर अपने साथ कैरी किया हुआ है, तो उसके लिए एक स्कैनर, बहुत पुराने अब तो टेक्नोलॉजी हो गई कि, लेकिन स्कैनर्स मौजूद होते हैं जिसमें से आप पास आउट करते हैं तो वो खुद ही स्कैन कर कर और अलार्म के थ्रू इंडिकेट कर देता है। शायद आज से 25-30 साल 50 साल पहले ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये है कि वक्त के साथ साथ आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को चेंज करना है, जो नई डिवाइसेस हैं उनको लेकर आना है, या किसी भी तरह के कोई भी रिस्क मैनेजमेंट की प्रोग्राम्स हैं उससे अपडेटेड रहना है। इंक्लूसिव, इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स ऑन अ टाइमली बेसिस। किसी भी तरह से ऐसा किसी भी स्टेक होल्डर को ना महसूस हो कि उससे कोई चीज़ छुपाई जा रही है। और टाइमली इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई स्टेक होल्डर यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में इंटीग्रल पार्ट होगा, उससे कोई चीज़ जो है वो देर से ना बताई जाए, टाइम पे बताई जाए। स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड। सिस्टमैटिक हो, स्ट्रक्चर्ड हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं हो, बहुत कम डिटेल नहीं हो, डॉक्यूमेंटेड हो, मेंशन हो कि किस वक्त पे किस तरह से किस चीज़ को कंट्रोल करना है। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअली इंप्रूव थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। और आप अपने लर्निंग्स के ज़रिए और एक्सपीरियंस के ज़रिए अपनी रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो बढ़ाते रहो, इंप्रूव करते रहो। मिसाल है, आपने लेट से अपनी गाड़ी के लिए किसी XYZ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाई, लेकिन आपका उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो जाहिर है आप उसको डिसकंटिन्यू करो और आप जो है वो किसी और चीज़ पर जाओ, किसी और कंपनी की पॉलिसी बाय करो, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हैज़ दी फॉलोइंग एलिमेंट्स। फिर इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। लीडरशिप एंड कमिटमेंट, मैनेजमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन्ड कमिटमेंट टू रिस्क मैनेजमेंट, align the risk management strategy with the strategy, objectives and culture of the organization, make necessary resources available for managing the risk। यानी कि जो मेरी टॉप मैनेजमेंट हो या टॉप लीडरशिप हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, सीनियर मैनेजर्स हो, उनको ये चाहिए मस्ट
कि वो डेमोन्स्ट्रेट करें स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन्ड कमिटमेंट टू रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि वो सीरियसनेस शो करें रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। जाहिर है जब टॉप से एक सीरियसनेस शो हो रही होगी तो बॉटम तक हर बंदा उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसको भी फॉलो करेगा। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से सीरियस नहीं होगी तो हो सकता है कि बॉटम मोस्ट मैनेजमेंट जो है ना वो भी उसकी कदर ना करें, केयर ना करें, उसको फॉलो ना करें। अगेन मैं बैंक की एग्जांपल लूँगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो कैशियर होता है ना, उनका जो रूम होता है वो लॉक हुआ हुआ होता है और वो एक क्यूबिकल टाइप के एरिया में बैठे हुए होते हैं और एक शीशे का जो है वो काउंटर होता है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हो। आप उनकी तरफ नहीं जा सकते हो अगेन अगर आप किसी दरवाजे से नहीं गुजरे तो, और वो दरवाज़ा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑथराइज लोग उस दरवाजे के थ्रू कैशियर के पास जा सकते हैं या कैशियर उधर से बाहर निकल सकते हैं। अब अगर मैंने वो दरवाज़ा जो है लेट से उस दरवाजे पे कोई बायोमेट्रिक है और लेट से मैं जो है वो उसको जो है वो ब्रीच कर रहा हूँ, कोई लेट से मैं एक सीनियर मैनेजर हूँ, मैं बैंक का किसी ब्रांच का मैनेजर हूँ, मेरा कोई मेहमान आया है, उसको बोल रहा हूँ आ जाओ यार चलो तुम्हें मैं कैशियर का रूम जो है वो अंदर से दिखाता हूँ, तुमने कभी देखा नहीं होगा, तुम जब ट्रांजेक्शन्स करने आते हो या कभी भी कहीं पे भी जाते हो तो बाहर खड़े हुए होते हो, तो दिस मीन्स कि आप उसके बारे में सीरियस नहीं हो। ऐसा आपने नहीं करना, बल्कि आपने जो है वो सीरियसनेस शो करनी है और साथ में आपने जो है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करना है। आपने रेलेवेंट रिसोर्सेज को अवेलेबल रखना है। इंटीग्रेशन रिस्क मैनेजमेंट शुड बी पार्ट ऑफ एंड नॉट सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड कमिटमेंट, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशंस। जो अभी हमने बात करी ना वही बात रिपीट हो रही है कि इसको इंटीग्रेटेड होना चाहिए। डिज़ाइन While designing a risk management framework, it is important to outline specific steps that the business will take to manage risk and design that program so that it reflects items such as the organization's core values and its business strategy. जब आप risk management framework को डिज़ाइन कर रहे होगे तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना वो बिज़नेस के जो रिस्क बिज़नेस को मैनेज करने ना उसकी रिस्क लिस्ट बनाएं। देखिए कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो हम मैनेज नहीं करते, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो हम मैनेज करते हैं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसको हम अवॉइड कर देते हैं। हम बोलते हैं कि यार अगर ये नुकसान हो भी जाए ना तो होने दो, खैर है, इसको बचाने के लिए जो मुझे इक़दाम लेने पड़ेंगे या जो फ़ैसले करने पड़ेंगे उसका ख़र्चा ज़्यादा है। तो जब आप रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क डिज़ाइन करोगे इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि इदारे ने, बिज़नेस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से ऐसे रिस्क हैं जो मैनेज करना। मिसाल के तौर पर लेट से आपने ये फैसला किया कि यार मैं अपने घर के बाहर छोटी सी क्यारी बनाऊंगा, 2-4 पौधे उगाऊंगा और 2-4 गमले रखूंगा और 2-4 पॉट्स पड़े हुए होंगे। अब उस पॉट्स की सिक्योरिटी के लिए मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हायर कर रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि यार तुम्हारी तनख्वाह 25,000 है और तुमने ये जो 4 गमले पड़े हुए हैं ना जिसकी कुल मिलाकर मालियत जो है वो 1500 रुपये है, उसको मैनेज करना है कि ये कोई चोरी कर ना जाए घर के बाहर से। तो ये बड़ी इलॉजिकल सी चीज़ होगी। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं, हो तो सकते हैं वो भी चोरी, लेकिन उसके लिए क्या हम कोई मेजर लेंगे? नहीं सर, हम कोई मेजर नहीं लेंगे। हम ये सोचेंगे कि यार 25,000 सैलरी होती है एक गार्ड की और अगर ये चीज़ चोरी ही हो जाती है तो 1500 का नुकसान है, तो लिहाजा हम इतना रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं कि अगर XYZ बंदा इसको चोरी कर ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए हम कोई स्पेसिफिक मेजर्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर लेट से इसकी जगह आपके घर के बाहर कोई बहुत आपकी महंगी गाड़ी है, 40-50 लाख 70 लाख 1 करोड़ की गाड़ी है और आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे गाड़ी चोरी होने का कुछ हद तक रिस्क है, या साइड मिरर्स टूटने का कुछ हद तक रिस्क है, तो डेफिनेट सी बात है कि आप उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करोगे तो आपने ये चीज़ देखनी है कि कौन सी चीज़ मेरे इदारे के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मुझे मैनेज करना है, उसको मुझे कंट्रोल करना है, और अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो शायद मैं उसको जाने दूँगी। Implementation should start by developing a plan by ensuring that plan has the appropriate time and resources to execute the implementation effectively. इसका मतलब एब्रप्ट इम्प्लीमेंटेशन ना हो। एब्रप्ट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है ऐसा ना हो कि आज जो है वो पॉलिसी बनाया और कल सुबह से जो है ना उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। भाई आप प्रॉपर नोटिस दोगे कि यार हमने अपने इदारे में रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करी हैं और हमें XYZ चेंजेस चाहिए और XYZ बातें जो हैं वो ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, या ये चेंजेस आएंगे, और फिर उसका नोटिस दोगे कि 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, डिपेंडिंग के कितने स्ट्रॉन्ग मेजर्स हैं वो हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। ऐसा ना हो कि आप एक दिन के नोटिस पे जो है वो बोलो कि भाई कल से हम ये चीज़ करेंगे। स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन: डेवलप प्लान,
identify where, by whom and how different decisions are made, modify the decision making process where necessary, ensure that organizations arrangements for managing risks are clearly understood and practiced. अच्छा देखें, अभी मैं आप लोगों को ये थ्योरी के नोट्स जो है ना वो क्विकली रिकैप करवा रहा हूँ, फिर आप एक बार स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे आईकेप के जो सवालात हैं ना वो हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता इस चैप्टर में याद करने को बहुत सारी चीज़ें, और डेफिनेट सी बात है आपको ये सब याद ज़रूर करना पड़ेगा। Evaluation after implementation, periodic review or risk management technique is essential. Where necessary, risk management policies must be updated. ये हम पढ़ चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियोडिकली यानी कि हर वक्फे पर, हर थोड़े थोड़े टाइम पर हम ये देखेंगे। अच्छा जी, एक मिनट दीजिएगा। इवैल्यूएशन यानी कि हम हर थोड़े टाइम पर ये देखेंगे कि भाई सब सेट तो चल रहा है, यानी कि हमने जो पॉलिसीज़ बनाई थी वो पॉलिसीज़ हमें फ़ायदा दे रही हैं या नहीं। यानी कि अगर उन पॉलिसीज़ में किसी तरह की कोई चीज़ अपडेट करनी है, कोई चीज़ चेंजेस करने हैं तो हम उसको करते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट आपने जो है उसकी पॉलिसी एक बार बना ली और वो पॉलिसी जो है वो चलती रहेगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं और वक्त के साथ साथ आपको भी नई चीज़ों को एडॉप्ट करना पड़ता है चीज़ों के हिसाब से, और वक्त के साथ साथ आपको भी अपनी जो क्या कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करना है, उनको इन्हेंस करना है, उनको मॉडिफाई करना है और उनमें देखना है कि क्या खामियां थी और उन खामियों को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूवमेंट अगली हेडिंग ये, एवेल्यूएशन में हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज वेयर इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड। तो एवेल्यूएशन से ये होगा कि आपको वो एरियाज़ मिलेंगे जिसमें इम्प्रूवमेंट आपको करनी होगी। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस वाली हेडिंग इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर यानी कि पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे।